चलिए ललित जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम मैच पर आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जो लोगों की दिलचस्पी है, हर कोई भारत को जीतते हुए देखना चाहता है और पाकिस्तान में हर कोई पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहता है। लेकिन बेस जो है, दोनों में बहुत अंतर है। हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और वर्ल्ड चैंपियन हैं हम, और वो 7वें नंबर की टीम है। बांग्लादेश से भी हारी है पीछे, न्यूजीलैंड से भी हारी है ये टीम। और अगर बल्लेबाजी पर आते हैं, हम सबसे पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से हसन नवाज को छोड़कर उनका कोई भी बल्लेबाज, उसका 140 का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। जबकि भारत में अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन से लेकर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और इन सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा, सबका जो है 152 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, और वो तो 190 प्लस का स्ट्राइक रेट है अपने अभिषेक शर्मा का भी। प्रदीप जी, क्या कहेंगे दोनों की बल्लेबाजी को लेकर? क्या आप मानते हैं अभी भी कि अनप्रेडिक्टेबल गेम है? टीम पाकिस्तान जो है उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंकड़े बेशक भारत के पक्ष में हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमारी बहुत टीम एक्सपीरियंस्ड है। आंकड़े सारे हमारे फेवर में जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज जो T20 के बारे में है कि जितना फॉर्मेट छोटा होता चला जाता है, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी उतना बढ़ता चला जाता है। और ये उनकी जो टीम आई है पाकिस्तान की, ये बिल्कुल यंग टीम है। उन्होंने अपने पुराने सारे बड़े बड़े नामों को हटा दिया है, तो उनको हमें लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भले ही सारे आंकड़े हमारे फेवर में हो, पेपर पे हम उनसे बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो विन रिकॉर्ड है उनके अगेंस्ट, वो भी बहुत स्ट्रांग है। जो विन रिकॉर्ड हमारे आईसीसी टूर्नामेंट्स का है, या हाल फिलहाल का जो बाकी टीमों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि हम उनको उतनी इंटेंसिटी से इस मैच को खेलें, उतनी गंभीरता से और उतनी ही कॉम्पिटिटिवनेस से खेलें जितना हमें खेलना, हम खेल सकते हैं। क्योंकि वो हल्के में नहीं लेना है हमें किसी भी टीम को T20 में। ललित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत मॉडल को अपना लिया है, कितना भी भारत का विरोध हो, इंडिया मॉडल उसके लिए सर्वोपरि है। टेस्ट मैच में उसको रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली इंडिया मॉडल से। अब इंडिया मॉडल क्या है वो मैं दर्शकों को भी जरा बता दूं अपने। इंडिया मॉडल ये है कि एक फास्ट बॉलर से खेलो और साथ में आप अपने 1 या 2 ऑलराउंडरों से काम चलाओ, और पूरी जो ताकत है वो झोंक दो अपने स्पिनरों पर। जिस तरीके से भारत में कुलदीप यादव हैं, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती हैं और अक्षर पटेल हैं, यही फार्मूला उन्होंने भी अपनाया है। हारिस राउफ से तौबा कर ली है उन्होंने, हसन से तौबा कर ली है, और अब उनके पास जो है फास्ट बॉलर के नाम पर शाहिन शाह अफरीदी अकेले हैं और फहीम अशरफ से काम चला रहे हैं। तो ये जो उनका मॉडल है, जो ओमान के खिलाफ गेंदबाजी में तो काफी कारगर साबित हुआ, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सर, नकल के लिए भी ना अकल चाहिए, और वो उनमें हमेशा से कमी रही है। वो हर क्षेत्र में हिंदुस्तान को नकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी सहायता ले, लेकिन कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हो पाती। अब रहा क्रिकेट का फॉर्मेट की उनके पास एक फास्ट बॉलर है और वो इंडिया के ऑलराउंडर फॉर्मेट को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन कहाँ पे यंग टीम और कहाँ पे एक्सपीरियंस टीम्स, उसका भी तो देखना है कि क्योंकि हिंदुस्तान की जो एक्सपीरियंस टीम है उनके आगे पाकिस्तान के यंगस्टर कितना टिक पाते हैं, ये देखने वाली बात बहुत बड़ी होगी। जैसे मेरे सहयोगी मित्र ने कहा कि ये छोटा फॉर्मेट, इंटेंसिटी ऑफ द टूर्नामेंट मैच की बहुत हाई होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके के फॉर्मेट में और जिस तरीके का हालिया फॉर्म हमारे प्लेयरों का है, जिनका आपने अभी स्ट्राइक रेट की बात करी, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं पे स्टैंड करता। और मेरे ये अपना व्यक्तिगत सोच है कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक और जब ये बाहर मैच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे इनके हाथ पैर फूले हुए होंगे जब वो हिंदुस्तान के अगेंस्ट खेलने आएंगे। अभी जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। अगर आप मुझसे रेशियो की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे 80-20 लेके चलूंगा, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हिंदुस्तान कर रहा है और जो आग अभी हिंदुस्तान के जनता और खिलाड़ियों के अंदर लगी है पाकिस्तान को लेके, तो मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में भी हिंदुस्तान उनसे आगे निकलेगा। भले ही वो कितने भी हमारे फॉर्मेट को अपना ले, नकल कर ले, लेकिन कामयाबी उनके हाथ में लगने वाली नहीं है। चलिए, उनको कामयाबी हाथ में लगने वाली नहीं है। और प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे पास एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन, उनके पास भी अब एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन है। वो बात दूसरी है कि उनको एक जिम्बाब्वे के मैच को छोड़ दें जहां 3 रन देकर 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी उनको मिली नहीं है। लेकिन हमारे कुलदीप यादव को कई बार रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बावजूद
प्लेइंग 11 में जगह पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दोनों स्पिनर्स को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैंने महसूस किया कि हमारे जो कुलदीप यादव हैं ज़्यादा फ्लाइट करते हैं और वो फ्लाइट कम करते हैं, लूप ज़्यादा होता है और लूप में थोड़ा रन को रोककर, अंकुश लगाकर और उसके बाद विकेट चटकाने की कोशिश करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं दोनों गेंदबाजों को? अभी जो ललित जी ने बात कही उसमें बिल्कुल सच्चाई ये है कि नकल में अकल चाहिए। दूसरी बात ये है कि भले ही आप हमारा फॉर्मूला अपनाएं टीम कॉम्पोजिशन का, टीम कॉम्बिनेशन का, लेकिन वो लेवल ऑफ टैलेंट भी आपके पास होना चाहिए, वो पूल भी आपके पास होना चाहिए जो उनके पास नहीं है। कुलदीप यादव तो एक एक्सेप्शनल बॉलर है हमारे पास, और बार बार ये सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि कुलदीप यादव को क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है। वो तो ऐसे बॉलर हैं कि उन्हें हर फॉर्मेट में लगातार खिलाया जाना चाहिए। इस समय शायद उनसे बढ़िया चाइनामैन बॉलर वर्ल्ड में है ही नहीं कोई। तो पाकिस्तान तो क्या, मेरे ख्याल में और कहीं कोई टक्कर ही नहीं है उस बंदे की। और जहां तक आपने टेक्निकल बात कही कि वो जो लूप देते हैं, वही तो उनकी मारक क्षमता है सारी। वही तो मारक क्षमता है कि बैट्समैन ये कंफ्यूज रहता है कि आगे जाऊं पीछे जाऊं। दूसरी बात, उनकी गुगली समझ में नहीं आती किसी के कि कौन सी अंदर आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है। बैट्समैन खेलता अंदर की तरफ है, गेंद बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये सब चीजें जो है कुलदीप यादव को एक्सेप्शनल बनाती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर उसके आगे टिक पाएगा या बैट्समैन उनको कंफर्टेबली खेल पाएंगे। कुलदीप इज कुलदीप, नो मैच। चलिए, नो मैच। आपने तो हमारे भारतवासियों को खुश कर दिया ये कहकर। खैर, आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ प्रत्यक्ष, बहुत कुछ बोलते हैं। ललित कोहली जी, मैं आपसे, मेरा एक सवाल है कि अब हम थोड़ा सा फियर फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। शाहिनशाह अफरीदी जब गेंदबाजी करते हैं, जब अपने पूरे शवाब पर होते हैं, आपने देखा होगा शुभमन गिल को भी संघर्ष करना पड़ा, 2 बार उनको आउट भी उन्होंने किया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे संजू सैमसन जो हैं, अक्सर लेग स्पिनर के सामने काफ़ी फंसते हुए दिखाई देते हैं और उनके पास अबरार अहमद हैं। तो ये अबरार और संजू की आपसी जो मैचअप है और शुभमन गिल और शाहिनशाह अफरीदी का जो मैचअप है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक उनकी फास्ट बॉलिंग कराए तो देखिए वो हमेशा से ही 1% हिंदुस्तान से ऊपर रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं। पास में भी अगर हम देखें, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर जैसे भी बॉलर थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जहां तक मैरिट टैलेंट की बात है तो वहां पे हिंदुस्तान का पल्ला मुझे भारी दिखता है। शुभम गिल ठीक है, शहनशाह अफरीदी के आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे थे, लेकिन अब भी जितना वो पीछे खेल के आए हैं, जितना तजुर्बा एज ए कैप्टन उन्होंने हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पे अगर बैट्समैन कहीं स्ट्रगल कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड के बैट्समैन को स्ट्राइक दे दे, ताकि उसको मौका मिल जाए उस बॉलर की लाइन लेंथ को समझ के खेलने का। तो मुझे लगता है कि इतना कारगर साबित नहीं होंगे इनके फास्ट बॉलर या लेग स्पिनर जो आप बात कर रहे हैं। मैं फिर भी यहां पे कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान खेलता है तो जो ये मैरिट पे बॉलर है, इनको एनकाउंटर करने का एक ही तरीका है कि इन पे अटैक किया जाए। जहां भी आप पाकिस्तान बॉलर पे अटैक करते हैं, वो अपनी लाइन दिशा भूल जाते हैं, फिर वो स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एसेट इंडिया के पास जो है वो है एग्रेशन और अटैक करना, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉलरों को निस्त और नाबूद कर सकता है और कर भी चुका है। हमने पास में देखा हुआ है कितने सारे एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल दोबारा देना चाहूंगा। जब 1996 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जब अजय जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन करके एक ही ओवर में उनको 21-22 रन मारे थे, तो वो धाराशायी होकर रह गए थे बॉलर। तो हिंदुस्तान के पास ऐसी कई मेमोरीज है जिसको वो देख के मोटिवेट होके इन जैसे बॉलरों को एक तरफा धूल चटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर भी पड़ रहा हिंदुस्तान के बैट्समैनों का ही भारी रहेगा। चलिए, प्रदीप जी से पूछते हैं एक सवाल। फकर जमान को आपने देखा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने भारत को चैंपियन नहीं बनने दिया। फाइनल मुकाबला था, सेंचुरी उन्होंने बनाई और भारत के हाथ से, जबड़े से जीत को छीन लिया उन्होंने। अब पिछली 5 पारियां मैं उनकी देख रहा था, उनके स्टैट्स देख रहा था। उन 5 पारियों में से 4 बार वो ऑफ स्पिनर के सामने फंसे हैं। हमारे पास अब वाशिंगटन सुंदर भी नहीं है और हमारे पास अश्विन भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जो खासकर गुगली गेंदें हैं, वो कितनी चुनौती बन सकती हैं, खासकर फकर जमान के लिए? नहीं, देखिए, ऑफ स्पिनर का ये रिप्लेसमेंट तो दोनों स्पिनर नहीं हो सकते, ये तो आप मान के चलिए। लेकिन ये अपने आप में क्वालिटी स्पिनर्स हैं।
कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट feared बॉलर इन द वर्ल्ड टुडे। भले ही वो ऑफ स्पिनर वाली क्वालिटी में नहीं, लेकिन वो बंदा अपने अंदर की तो क्वालिटी रखता है ना, उससे डरने की जरूरत है। और फकर जमा हो या जैसे अभी ललित जी ने कहा कि उनकी बैटिंग और हमारी बैटिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। रही बात शाहीन अफरीदी की, अगर आप देखें तो उनकी जो क्विकनेस है, जो उनकी जो स्पीड है, उसमें बहुत कमी आई है। आज वो 130 132 के बॉलर हो गए। और जो गेंद उनकी डिप करती थी एकदम से, जिसपे उन्होंने कभी रोहित शर्मा को और राहुल को जो कंसेक्यूटिव डिलीवरीज पे आउट किया था, वो चीज मिसिंग है इस समय उनके पास, वो शार्पनेस मिसिंग है। तो वो उतने पेनिट्रेशन उनके पास अब नहीं है। उनके पास ऐसा कोई अबरार अहमद, यस, मुझे वो बॉलर पसंद है और मैं मानता हूं कि इज वेरी गुड बॉलर। तो अबरार अहमद से, लेकिन T20 में 4 ओवर का हर बॉलर है। तो हमारी बैटिंग इतनी एक्सपीरियंस और इतनी क्वालिटी बैट्समैन है हमारे पास स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, कि हमें उनसे कहीं भी कोई खतरा, कोई थ्रेट हमें एज ए प्लेइंग फील्ड पे, हमें एज ए क्रिकेट प्लेइंग नेशन, हमें उनसे कोई खतरा नजर नहीं आता है। फिर भी हमें खेलना पूरी गंभीरता से है, ये मैं बार बार कहना चाहूँ। चलिए ललित जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो माइक हैसन हैं कोच, उनके जो हेड कोच हैं, उनके आने से पाकिस्तान टीम में कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि जिस तरीके से उनकी और आगा सलमान की जो जोड़ी है, जुगलबंदी है, इन्होंने जिस तरह से बाबर आजम को रुखसत कर दिया, रिजवान को रुखसत कर दिया, टीम से बाहर कर दिया, तो ये तो मैं समझता हूँ ये कदम T20 के क्रिकेट के हिसाब से तो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। लेकिन अब अगर उनका वो देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो चैंपियन बनी थी PSL में, उसके वो कोच रहे, वो पंजाब किंग्स के कोच रहे, और वो RCB के जो है डायरेक्टर, जो है पूरे क्रिकेट ऑपरेशंस के डायरेक्टर भी रहे। न्यूजीलैंड की टीम जो 2015 के वर्ल्ड कप के में फाइनल तक पहुंची थी, उसमें भी वो कोच थे। तो माइक हैसन के आने से कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के क्रिकेट में? देखिए, कोच और कप्तान का तालमेल होना तो बहुत जरूरी है, तभी टीम एक कोहेसिवनेस, टुगेदरनेस करके ही जीत सकती है। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यह है ना कि सर, उनके ऊपर कोई अगर बात करे तो उनको सहन नहीं होता। पास्ट में हमने देखा कई कोचों ने रिजाइन कर दिया था, कई कोच बीच में छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो कप्तान है वही डोमिनेट करके टीम चलाए, जबकि कोच अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टीम को जिताने के लिए खेलता है। इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ही खत्म नहीं होती कि वो कोच को कुछ करने दें। अगर ये कोच जिन्होंने इतनी उपलब्धियां आपने गिनाई है, अगर ये कामयाब होते हैं तो उसका श्रेय जाएगा अगर पाकिस्तान के कप्तान और उनकी टीम उनको सहयोग करेंगे, जो कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता सर। क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स आप नहीं जानते कि ये एक दूसरों को ही देख के खुश नहीं होते हैं। हाँ, एज ए कोच उनका टीम का सौभाग्य है कि उनको इतना अच्छा कोच मिला है। अब वो एसेट्स को कितना संभाल के यूज करते हैं, ये टीम के कप्तान और उनके प्लेयरों पर निर्भर करता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाया, तो ऐसे ही वो कोच है, लेकिन उनको यूज करने के लिए प्लेयरों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर कभी भी कोच को सहयोग नहीं करते। ये हमने पास्ट में भी देख चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक हीरा है कोच उनके पास, अगर वो उसको ठीक से इस्तेमाल कर सके तो पाकिस्तान की क्रिकेट का आगे कुछ भविष्य दिखाई देता है। नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े प्लेयरों को बाहर किया, ये कोच को भी बाहर करते हुए देर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गैरी कर्स्टन का उदाहरण सामने है, जेसन गिलेस्पी का उदाहरण सामने है, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, जिस तरह से उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के, भाई वो कोच थे हमारे गैरी कर्स्टन, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, उनको बहुत ही खराब स्थितियों में पाकिस्तान टीम को छोड़ना पड़ा और बहुत नाराज हुए थे वो। चलिए जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, प्रदीप जी और ललित जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे